जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि 1857 की जो क्रांति है उसको मॉडर्न हिस्ट्री अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें 1857 का विद्रोह ऐसा लिखा हुआ है। विद्रोह कहना इसके लिए उचित नहीं होगा, हम इसको आंदोलन ही कह सकते हैं। जैसे 1857 इसको कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम, ये भी सही बात है। और विद्रोह कहना हम लोगों के लिए उचित नहीं होगा क्योंकि आंदोलन जो शब्द है वो सही है। तो 1857 की क्रांति या 1857 का आंदोलन, 1857 का विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिस भी संज्ञा से हम इसको बोलेंगे, उसमें क्या हुआ था कि शुरुआत की कड़ी में अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो अंग्रेजों ने जो प्लासी का युद्ध हुआ, उसके पहले जो 1764 बक्सर का युद्ध हुआ था, उस 1764 के बक्सर के युद्ध और 1757 के जो प्लासी का युद्ध, तो 1757 से 1857 इन 100 सालों के बीच में क्या घटनाएं घटी थी। आखिर 1757 में जब बंगाल में उन्होंने विजय हासिल किया अंग्रेजों ने, उसके बाद जस्ट 100 साल बाद 1857 की जो क्रांति हुई, उस क्रांति में ऐसा क्या हुआ कि सारा देश उमड़ पड़ा था। अगर हम बात कहें, दिल्ली केंद्र बनी और दिल्ली के केंद्र होने के साथ साथ अलीगढ़, कानपुर, बुलंदशहर, रोहिलखंड, झांसी, पूर्वी पंजाब जो आज पाकिस्तान में है, इन सारे क्षेत्रों में एक प्रकार से ये उमड़ पड़ा था कि अंग्रेजों के शासन की नींव हिल गई थी। तो 1757 से अगर मैं बात करूं तो धीमी गति से जो बढ़ता हुआ असंतोष था, वो कैसा असंतोष था, तो प्लासी का युद्ध जैसे उन्होंने जीता तो उन्होंने अपनी विस्तारवादी नीति को भारत के नागरिकों के ऊपर थोपना शुरू किया, आर्थिक शोषण किया, प्रशासनिक नवोन्मेष के साथ साथ राज्य शासकों, सिपाहियों, जमींदारों, किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों, पंडित, पुजारियों, मौलवियों इत्यादि की स्थिति उनके शासनकाल में प्रतिकूल होने लगी थी, क्योंकि वो कोई यहाँ के रहने वाले तो थे ही नहीं, वो लूटने पाटने के मंशा से आए थे और जितना ज्यादा हथिया सके ये उनकी मंशा थी। तो वो यहाँ के लोगों को आगे संतुष्ट कैसे कर पाते। दूसरी बात, जब हम जहां रहते हैं वहां के लोगों को अगर हम संतुष्ट नहीं कर पाते तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे खिलाफ वो या तो विद्रोह करेंगे या आंदोलन करेंगे ताकि वो हमसे निजात पाए, हमसे निपटे और हमको दूर भगाएं। सेम इसी कल्पना के साथ भारत में एक क्रांति का उदय होता है और उस क्रांति को एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया जाता है। इसी कड़ी में अगर मैं एक और बात कहूं तो 1857 में एक हिंसक तूफान के रूप में जो भड़का था, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी, तो वो क्या थी, तो एक धार्मिक राजनीतिक हिंसा, जनजाति विद्रोह, किसान विद्रोह, असैन्य विद्रोह, इस प्रकार के विद्रोहों से हम शुरुआत किए। होता क्या था कि जैसे बंगाल के युद्ध जीते उन्होंने 1757 में, तो ज्यादातर जो आदिवासियों के पास जो जमीन थी उसको हथिया लेना, फिर किसानों का शोषण करना। किसानों का शोषण कैसे करते थे कि करों को थोपना, यानी कि जितना उनकी कमाई नहीं होती थी उससे ज्यादा उनके ऊपर टैक्सेशन लाद दिया जाता था। अकाल भी पड़ जाती थी तो अकालों में भी उनको कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाता था। बाढ़ आती थी तो उनके लिए कोई रेस्क्यू, कोई राहत का कोई कोष नहीं होता था। मजदूरों से काम अधिक करवाया जाता था, दाम बहुत कम दिए जाते थे, यानी कि अधिक काम और कम दाम, ये उनकी नीतियां थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि इन नीतियों के चलते भारत में बहुत से विद्रोह हुए, यानी कि लगभग उन 100 सालों के बीच में अगर हम विद्रोहों की गणना करें तो लगभग 100 विद्रोह हो चुके थे। जो अगर हम बात करें गोदावरी के उत्तर से लेकर के उत्तर भारत में पूर्ण रूपेण इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वो भी इसमें शामिल था, और नेपाल, पूरे उत्तर क्षेत्र में पूर्व से लेकर के पश्चिम तक सारे क्षेत्र एक उस समय अंग्रेजों के दंश से सुलग रहा था, ऐसा कह सकते हैं। तो
उसके कई कारण थे, जैसे आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण। हम ऐसे कारणों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। तो मित्रों, ऐसा क्या कारण था जिसके कारण से 1857 की क्रांति हुई? तो उसके एक आर्थिक कारण पे मैं आपके सामने बात रखूंगा। हुआ यह था कि 1813 में अंग्रेजों ने एक फ्री ट्रेड पॉलिसी, मुक्त व्यापार नीति लाया था, जिसके कारण से क्या होता था, तो उस मुक्त व्यापार नीति के माध्यम से उन्होंने भारत के व्यापारियों को ठप करने का पूरा कोशिश किया और सारा सामान यूरोप से आयात करने लगे। जब सारा सामान को यूरोप से आयात करने लगे तो भारत में जो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, जो उद्योग थे, जो हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, वो सारा का सारा उद्योग ठप हो गया। और आज भी 1857 की बात अगर मैं 2020 में करूं तो आज भी हम क्या कर रहे हैं कि दूसरों के ऊपर ही हम निर्भर हैं, कि आज भी हमारा लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, कुटीर उद्योग सारा ठप पड़ा है। हम लगातार बात कर रहे हैं कि कृषि प्रधान देश तो है हमारा, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था भी है, और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के नाते हमारा जो सारा उद्योग था वो कृषि आधारित था। हुआ ये कि फ्री ट्रेड पॉलिसी लाने के कारण से अंग्रेजों के जो व्यापारी थे वो व्यापारी फले फूले, लेकिन भारतीय जो व्यापारी थे वो व्यापारी ठप पड़ने लगे। क्योंकि हमारे यहाँ कैसा था, हमारे यहाँ जो परंपरागत हस्तशिल्प जो कार्यक्रम होते थे, जैसे हम कपड़े बनाते थे तो बुनकरों की स्थितियों की हालत खराब हो गई, हम कपड़े बना नहीं पा रहे थे क्योंकि सारा हमारा रॉ मटेरियल्स वो ले जा रहे थे। दूसरी बात ये थी कि रेल सेवा शुरू हुआ था। रेल सेवा शुरू होने के साथ साथ क्या होता था कि हमारे जितने सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे, जितने सारे वनोपज और कृषि उपज जो थी, वो सारे के सारे रॉ मटेरियल्स के रूप में वो सारे ले जाते थे। आपने नील विद्रोह के बारे में सुना ही होगा, नील आंदोलन चला था। तो नील क्या था, नील की खेती करने के लिए वो लोगों को मजबूर करते थे, ले जाते थे, और बदले में कोई हमें राहत मिलती नहीं थी, कोई हमें उसका वैल्यू नहीं दिया जाता था। तो इन सब के कारणों से हमारा जो आर्थिक स्थिति ठप होने लगी थी, क्योंकि हमारा टैक्स, एग्रीकल्चर पे वो टैक्स ज्यादा लगाते थे। दूसरी बात, उनकी नीतियां ऐसी थी कि वो हमारे जमीन हड़प लेते थे। तीसरी बात ये थी कि वो हमारा व्यापार पूर्ण रूप से ठप करना चाहते थे। इवन गरीब मजदूर और किसानों की बात तो छोड़िए, जो नवाब और जो राजा थे, जो जमींदार थे, जो पॉलीगर लोग थे, उनकी भी हालत खराब होने लगी थी। खनिज संसाधनों के माध्यम से अंग्रेज अपने विकास को चरम की ओर ले जा रहे थे, और हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, यानी कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, वो ठप होने लगे थे। दूसरी बात, अगर मैं राजनीतिक कारणों की बात करूं तो राजनीतिक कारण भी बहुत मजबूत कारण थी, जिसके कारण से 1857 की क्रांति का एक प्रकार से एक चिंगारी भड़की। वो क्या कारण था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव, नियंत्रण, सहायक संधि, और सबसे बड़ी बात अगर मैं बोलूं तो वो है हड़प नीति, जिसको व्यपगत की नीति कहते हैं, जो लॉर्ड डलहौजी ने चालू किया था। तो हड़प नीति या व्यपगत की नीति क्या है, मैं थोड़ा सा आपके सामने बताता हूं। ये बात ये थी कि जिन राजाओं के पुत्र नहीं हुआ करते थे, वो भारतीय परंपरा के मुताबिक वो अपने मन मुताबिक या मनोनुकूल बच्चों को क्या करते थे, वो गोद लेते थे, और वो राजा बनाने के अनुसार उसकी परवरिश करते थे, और बाद में उनको अपने साम्राज्य का या अपने रियासत का उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। व्यपगत की नीति लाने के बाद हुआ ये कि लॉर्ड डलहौजी ने ऐसे राजाओं को उन्होंने, या जिन लोगों ने गोद लेते थे, जो अपने मनोनुकूल बच्चों का परवरिश करते थे, इस नीति को उन्होंने लैप्स कर दिया। यानी कि जिन राजाओं के पुत्र नहीं होते थे, उन राजाओं को उस रियासत से बेदखल करके उस रियासत को ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में शामिल कर लेते थे। और जब अपने शासन में शामिल कर लेते थे तो वो जो राजा थे, जैसे अगर व्यपगत की नीति जहां इन्होंने लागू किया, झांसी, उदयपुर, संभलपुर, नागपुर आदि राजाओं को इन्होंने कोई पुत्र नहीं होने के कारण से बेदखल कर दिए। बाद में आपको झांसी की रानी का जो शहीद बलिदान जो हुआ वो भी आपको पता ही है कि प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था के तहत जो योग्य उत्तराधिकारी चुने जाते थे वो इन रियासतों को हड़प लिया जाता था, और डलहौजी ने इस व्यपगत की नीति को शामिल कर लिया। तीसरा जो कारण है वो है प्रशासनिक कारण।
अब प्रशासनिक कारण की बात यह है कि सरकार अगर निरंकुश हो जाए तो वो प्रशासन तो लोगों के ऊपर थोपेगा ही, वो डंडा चलाएगा, कोड़े चलाएगा। तो अंग्रेजों की जो नीति थी, अंग्रेजी जो शासन थी, वो तो निरंकुश ही शासन थी, क्योंकि वहां पे कोई विपक्ष नहीं, कोई सवाल करने वाला नहीं, कोई उनसे बात करने वाला नहीं, न ही वो हमारी बात को सुनने वाले थे। तो स्वाभाविक रूप से अगर कोई शासन निरंकुश हो जाए तो वो निरंकुश शासन आखिर क्या करता है, कहीं न कहीं एक आंदोलन को, एक क्रांति को, एक रिवोल्यूशन को जन्म देता ही है। तो वही कारण था कि कंपनी जो प्रशासन करती थी, उन कंपनियों का बहुत ही भ्रष्टाचार था। आज कई इतिहासकार कहते भी हैं कि आज भी जो भारत में जो भ्रष्टाचारी दिखता है, वो भ्रष्टाचार ये उसी समय का भ्रष्टाचार है जो 1757 से शुरू हुआ था और वो 1857 में आके सुलगा, फिर 1947 में जाके वो समाप्त होने की स्थिति में हुई, लेकिन आज तक वो नहीं हुआ। क्योंकि आज भी हमारे यहाँ जो लाल फीताशाही जिसका हम कहते हैं, तो लाल फीता कौन लगाते थे? लाल फीता तो अंग्रेज ही लगाते थे। वो लाल फीताशाही आज भी हमें देखने को मिलता है। तो ये जो कई इतिहासकारों ने जो कहा है वो वास्तव में सत्य दिखता है। और निरंकुश शासन जब भी होता है तो भ्रष्टाचार ही व्याप्त होता है, और भ्रष्टाचार जब व्याप्त होता है तो कहीं न कहीं जनता आवाज उठाती है। 2012 में क्या हुआ था? 2012 में भी यही हुआ था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। और वो जो सरकार थी 2012 में, वो 2014 में गई, एक नई सरकार आई, नई व्यवस्था को जन्म दिया। और कहीं न कहीं हम उन सारी चीजों को आज देख ही रहे हैं। एक और बड़ा कारण था, वो कारण था सामाजिक कारण और धार्मिक कारण। अंग्रेज क्या करते थे? राज्य विस्तार के साथ साथ लोगों से अमानुषिक व्यवहार करते थे। अमानुषिक व्यवहार क्या है? तो रंग भेद की नीति आप लोगों ने सुना होगा कि काले गोरे में उन्होंने रंग भेद उभरने लगा था। अंग्रेज भारतीयों को गुलाम समझने लगे थे। भारतीय अपने सामाजिक जीवन में अंग्रेजों को स्वीकार सिर्फ इसीलिए नहीं कर रहे थे कि वो हमें गुलाम समझते थे। अंग्रेज खुद को श्रेष्ठ और भारतीयों को हेय नजर से देखते थे, हमें कमजोर समझते थे। एक और बड़ी बात थी कि अंग्रेज जो थे वो धर्म के आधार पर पद का निर्माण करते थे। आज जो मतांतरण और जो धर्मांतरण का जो प्रक्रिया चल रहा है, जिसका दंश भारत झेल रहा है, वो 1757 से शुरू हो गया था। क्योंकि वो ये चाहते थे कि जो हमारी संस्कृति को मानने वाला रहेगा, जो हमारे सोच के अनुरूप रहेगा, वही व्यक्ति हमारे काम का होगा। तो उस समय जो लोग ईसाई बनते थे, जो धर्म परिवर्तन करते थे, ऐसे लोगों को वो प्रशासन में उच्च स्थानों पर रखते थे। और जो मंदिर में पूजा करते थे या जो मस्जिद में जाके इबादत करते थे, ऐसे लोगों को वो हे दृष्टि से देखते थे और छोटे पद में रखते थे। इसके कारण से भी जो सरकार के अमला थे या सरकार के साथ जो काम करने वाले लोग थे, उनके अंदर भी आक्रोश था कहीं न कहीं। तो इस प्रकार से जो धार्मिक सामाजिक जो कारण था, वो 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध एक बहुत बड़ा प्रहार बन के उभरा। एक और बड़ी कारण ये थी कि कुछ बाहरी घटनाओं का भी प्रभाव था भारत के अंदर। वो बाहरी घटनाएं क्या थी? तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42 तक जो चला था। पंजाब में युद्ध हो रहा था 1845 से 49 तक। और एक क्रीमिया का युद्ध भी आपने सुना होगा, वो क्रीमिया का युद्ध चला था 1857 से 1856 तक। इन युद्धों में क्या हुआ था कि अंग्रेज जो थे वो बाकियों के सामने कमजोर पड़ने लगे थे। तो भारतीयों को भी लगने लगा था कि आखिर अंग्रेज जो हैं वो तो युद्ध हारते ही हैं। अंग्रेज जो थे वो युद्ध हार जाते थे, तो भारतीयों को भी कहीं कहीं ताकत मिलने लगी थी कि हम भी अंग्रेज को युद्ध हरा सकते हैं। और अंग्रेज तो अपराजय ही हैं, तो इसलिए भी एक आंदोलन का शुरुआत हुआ। एक और कारण था जिसको बाद में अंग्रेजों ने उसको एडॉप्ट किया और जाके यूके में अपने एलिजाबेथ के सामने उन्होंने यही बोला कि नहीं नहीं कुछ हो तो नहीं रहा है। 1857 में क्या हो रहा है कि वो सिपाहियों ने कुछ विद्रोह किया। तो सिपाही विद्रोह भी सुनने को मिलेगा। तो वो सिपाही विद्रोह क्या है? तो सिपाहियों के बीच में असंतोष था। अब वो असंतोष क्या था मैं आपको बताता हूँ। 1757 से जब युद्ध शुरू हुआ था, तो उस समय जब इन्होंने युद्ध जीत लिया तो बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी, इस प्रकार की ये प्रेसिडेंसी बनाते थे। तो प्रेसिडेंसी जब ये बनाते थे तो क्या होता था, उस समय
कुछ जमींदार लोग थे, कुछ राजपूत लोग थे, कुछ भूमिहार लोग थे, कुछ ब्राह्मण लोग थे। ये सारे जो संभ्रांत या समाज में जो अग्रणी लोग रहते थे वो क्या करते थे, इनकी सिपाही में इन बन जाते थे और इनके सिपाही उस प्रेसिडेंसी में शामिल होते थे। उस प्रेसिडेंसी में शामिल होने के कारण से उनके साथ उस समय लगभग 2,57,000 की संख्या थी सिपाहियों की। अब क्या होता है, जब ज्यादा संख्या बढ़ता है, हमारे परिवार में भी अगर संख्या ज्यादा बढ़ने लगते हैं तो वहां पॉलिटिक्स होना शुरू हो जाता है। तो उन पॉलिटिक्स के कारण से सिपाहियों में भी आपसी विद्रोह शुरू हो गया था। उस आपसी विद्रोह के कारण से भी हमें चारों तरफ प्रशासनिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सब तरफ हमें कहीं कहीं एक असंतोष का भाव नजर आने लगा था। और जब वो 100 साल का जो ड्यूरेशन था, उन 100 साल के ड्यूरेशन में जब चारों तरफ हमें असंतोष का भाव नजर आने लगा, तब स्टार्ट होता है 1857 का संग्राम, यानी कि 1857 की क्रांति। अब 1857 की क्रांति के एक और कारण आपको बताना चाहूंगा, जो अफवाह फैला था देश भर में। अफवाह क्या था कि 1757 से लेकर के 1857, ये जो 100 साल है, लोग ऐसे मान चुके थे कि ये 100 साल का समय पूरा हो गया, अब ये 100 साल में अंग्रेज कहीं कहीं हमें छोड़ के जाने वाले हैं। जैसे लोगों को लगता है कि ये एक शताब्दी पूरा हो गया, एक शताब्दी पूरा हो गया, दूसरा शताब्दी पूरा हो गया, तीसरा शताब्दी पूरा हो गया, तो कहीं कहीं जनरेशन चेंज होगा, हालात बदलेंगे, व्यवस्थाएं बदलेगी। तो इस टाइप का हमारे मन में भी भाव आता है। तो वैसे ही एक भाव और आ चुका था लोगों के मन में कि अब तो 100 साल हो गए, आखिर कब तक अंग्रेज यहाँ पे हम उनकी दास्तां स्वीकार करते रहेंगे, वो हमें कोड़े से मारते रहेंगे और हम उनके कहे हुए बातों को मानते रहेंगे। इस प्रकार की भी बात आ चुकी थी। तो लोगों के मन में कहीं कहीं एक भाव और था कि अब 100 साल हो गए, अब अति हो गया, अब विलंब ही कारण स्वामी। तो इस प्रकार से उन सारे लोगों ने विद्रोह प्रारंभ किया। तो विद्रोह का विस्तार कैसे होता है? विद्रोह का विस्तार होता है मित्रों 1857 के मार्च से। आपको पता होगा कि 29 मार्च को मेरठ के छावनीपुर, जो मेरठ में छावनी, जो मंगल पांडे ने जो विद्रोह किया था, उस विद्रोह से शुरू होता है। और वो विद्रोह का अफवाह क्या था? तो उस विद्रोह का अफवाह था कि आटे में हड्डियों का चूर्ण मिलाया जा रहा है। आटे में हड्डियों को चूर्ण मिलाए जाने के साथ साथ एक और बहुत बड़ी बात यह थी कि उसी समय एक एनफील्ड बंदूक आया। तो उस एनफील्ड बंदूक में बारूद भरने के लिए जो उसमें दांत से छिलना पड़ता था बारूद भरने के लिए, और दांत से छिलना क्या पड़ता था? तो उसमें चर्बी लगाई जाती थी, जो उस चर्बी इसलिए लगाई जाती थी जो उस बारूद के कारतूस को सिलन से बचाता था। तो सिपाहियों में एक और बात फैली थी कि उस चर्बी को सुअर के और गाय के मांस से बनाया गया है। चूंकि गाय हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है और इस्लाम में सुअरों की हत्या वर्जित है। लोगों को यह लगने लगा कि कहीं कहीं ये हमें धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, गाय और सुअर के चर्बी को हमारे दांत से टच करके। इसलिए भी लोगों में विद्रोह फैला और मंगल पांडे नाम के एक क्रांतिकारी, जो उस समय अंग्रेजों के सिपाही थे, उस क्रांतिकारी ने एक विद्रोह किया। और विद्रोह करने के साथ साथ जो व्यक्ति उसके सामने आते गए, उस अंग्रेज सिपाहियों को उन्होंने गोलियों से भूना गया। परिणाम ये हुआ कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। जब 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, लोगों में ये बात जैसी फैली तो हवा की तरह बात फैली और आग की तरह आंदोलन फैला। मई में स्टार्ट होना था आंदोलन को, लेकिन मंगल पांडे को जैसे अप्रैल में फांसी हुई, वैसे ही देश में एक क्रांति फैल गई। मेरठ, इटावा, अलीगढ़, गोरखपुर, बुलंदशहर, और इस प्रकार से इन सभी क्षेत्रों में विस्तार हो गया क्रांति का। और उस क्रांति का अब एक टर्निंग पॉइंट आपको बताता हूं, जिसके कारण से शायद वो आंदोलन सफल नहीं हो पाया, या उसकी असफलता का एक कारण भी कह सकते हैं। वो कारण था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को सांकेतिक रूप से उसका मुखिया घोषित किया गया था 1857 की क्रांति का। वो जो वृद्ध थे,
बुजुर्ग थे, और एक प्रकार से कहा जाए जो वृद्ध व्यक्ति होता है, जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है, वो ताकतहीन होते हैं। बहादुर शाह जफर का नाम तो था, लेकिन उनके पीछे एक जनरल बख्त खां नाम का व्यक्ति था जो बरेली में रहते थे। वो व्यक्ति उनका एक प्रतिनिधित्व कर रहा था, बहादुर शाह जफर का। दिल्ली क्रांति के केंद्र बन चुके थे। देश के अन्य हिस्सा और अवध, रोहिलखंड, बुंदेलखंड, मध्य क्षेत्र, बिहार के कुछ क्षेत्र और पूर्वी पंजाब, ऐसे क्षेत्रों में आंदोलन उमड़ पड़ा, और ऐसे आंदोलन उमड़ा जो ब्रिटिशर्सों की जड़ें हिला दी। ये आंदोलन लगभग 1 साल तक चला, और ऐसे आंदोलन चलने का जो कारण हुआ था कि ब्रिटिशर्स को एक प्रकार से क्या हुआ था कि 2 प्रकार की बातें हुई थी कि एक तो उनके सिपाहियों के भी बीच विद्रोह हुआ था कि सिपाहियों ने भी कहा कि हम ऐसे चर्बी युक्त कारतूस का हम उपयोग नहीं करेंगे, और ऐसे चर्बी युक्त कारतूस का उपयोग नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं ऐसे सिपाहियों को भी जेल में डाल दिया गया था जो सिपाही उन कारतूस का उपयोग नहीं करते थे, और उनसे हथियार छीन लिए गए थे। परिणाम यह हुआ कि अधिक से अधिक सिपाहियों को जेल में डालने के कारण से अंग्रेजों के बीच सिपाहियों की संख्या कम हो गई, और जब अंग्रेजों के बीच सिपाहियों की संख्या कम हुई तो कहीं न कहीं देश में विद्रोह एक प्रकार से एक फल फूल रहा था। 1 साल का ड्यूरेशन कुछ कम नहीं होता। 1 साल तक अगर लगातार सरकार के विपक्ष में कोई विद्रोह करे तो सरकार क्या करेगा? भागने के अलावा उसके पास कोई रास्ता रहेगा ही नहीं। लेकिन उसी समय देश में एक और घटनाएं घट रही थी कि मराठा, सिख और कुछ जमींदार जो महाजनगिरी करते थे, कुछ नेपाल के लोग थे, ऐसे जो लोग थे वो लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। अब ये बात आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, क्योंकि भारत के पक्ष में, अंग्रेजों के विपक्ष में 1857 की क्रांति चल रही थी, लेकिन उसी 1857 की क्रांति जो अंग्रेजों के विपक्ष में चल रही है, ऐसे क्रांतियों का भी भारत के लोग ही उसको क्या कर रहे थे? सहयोग कर रहे थे। अब उसके कारण पे अगर हम जाएंगे तो कई कारण हो सकते हैं। कारण ये भी था कि मराठा में भी विद्रोह होना शुरू हो गया था, मराठा भी आपस में टूट चुके थे, बिखर चुके थे। उसके कारण से इसमें क्या था कि बहादुर शाह जफर को नाना साहब पेशवा सहयोग कर रहे थे। अब नाना साहब पेशवा क्यों सहयोग कर रहे थे? क्योंकि नाना साहब पेशवा को भी उसके महल को लूट लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसको भी पेंशनर बना दिया गया था, तो कहीं कहीं नाना साहब पेशवा भी असंतुष्ट थे। अब नाना साहब पेशवा और बाकी मराठा, जैसे ग्वालियर के सिंधिया का नाम आता है, तो ग्वालियर के सिंधिया लोग भी उन लोगों से अलग अलग बातें हो चुकी थी। इस कारण से एक दूसरे को सब सहयोग नहीं कर रहे थे, और सहयोग नहीं करने के कारण से दोनों में फूट। कुछ ऐसे कारणों की वजह से भी हमारा 1857 की क्रांति सफल नहीं हुई। यानी कि अगर हम इसको कहें तो 1857 की क्रांति का दमन किया गया। तो दमन क्यों किया गया? अंग्रेजी सरकार घबरा गई थी, और अंग्रेजी सरकार घबराने के कारण से फिर ये लोग जो उनको साथ दे रहे थे वो भी उसके साथ शामिल थे। इन सब कारणों की वजह से सिर्फ और सिर्फ आंदोलन 1 साल ही चला, और कहीं न कहीं हमें असफलता मिली। मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि उन असफलताओं को अगर हम देखेंगे तो कहीं न कहीं जो 1947 में जब हमें आजादी मिली, तो 1857 से लेकर के जो 1947 तक जो हम आंदोलन लगातार करते रहे, तो जब हम 1947 को भी जोड़ देते हैं तो ये 90 साल हो जाता है, और उधर का 100 साल, यानी कि 190 साल की जो क्रांति थी, यानी कि 190 साल लगभग 200 साल अगर हम 1764 से जोड़ते हैं तो लगभग 200 साल की जो हम अंग्रेजों की गुलामी हमने स्वीकार किया, तो उस समय हमारा क्या कारण था? कहीं न कहीं आज भी वो कारण हमें देखने को मिलता है। लगातार हम क्या कर रहे हैं? हमारा बाजार कहाँ जा रहा है? तो हमारे बाजार में भी आज भारत का बीओपी अगर हम देखेंगे तो चाइना के अगेंस्ट बहुत कम है, यूएसए के अगेंस्ट बहुत कम है। यूरोप में कुछ ऐसे देश हैं जहां अगर हम यूके, पार्टिकुलर यूके की बात करें, जहां सऊदी अरबिया की बात करें, तो ऐसे जगह पे हमारा बीओपी कहीं कहीं कमजोर हो जाता है। अब हम जब बच्चे थे तो हमें पढ़ाया जाता था कि अंग्रेज क्या लेके आए थे भारत में, तो अंग्रेज भारत में क्या लेके आए थे? तराजू लेके आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी, और वो व्यापार करते 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 क्या किया? जहांगीर को अपने कॉन्फिडेंस में लिया, उसके बाद शाहजहां को अपने
कॉन्फिडेंस में लिया, और भी बहुत सारे लोग थे और जो शासन करते गए, फिर वो केरला से एंट्री किए, पूरे देश में फैलते गए, और पूरे देश में फैलने के साथ साथ जिस जहांगीर और जिस शाहजहां को उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया था, उसी के वंशज बहादुर शाह जफर को उन्होंने निगलेक्ट किया, और बाद में हसर क्या हुआ तो उसको रंगून बेदखल कर दिया गया। तो ये सब जो कारण है वो कहीं न कहीं व्यापार से शुरू होते हैं। आज भी अगर हम बोल रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, इसके पीछे क्या रीजन है? बहुत लोग इसके क्रिटिसाइज करते हैं कि स्वदेशी आखिर क्या, मशीन क्या स्वदेशी। तो भैया मेरे, स्वदेशी अपनाओ कहने के पीछे कारण यही है कि हम अगर किसी को आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे तो वो क्या करेगा, वो हमारे ही सामने बड़ी गाड़ी खरीदेगा, बड़ा मकान बनाएगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, हमें ही आंखें दिखाएगा, हमारे विरुद्ध एक हथियार खरीदेगा, और बाद में क्या करेगा, उसी हथियार का हमें शिकार बनाएगा। स्वाभाविक रूप से अगर हम किसी को समृद्ध बनाते हैं तो उसकी समृद्धि हमारे अगेंस्ट में ही जाता है। इन चीजों को शायद उस समय के लोग समझ रहे थे, नहीं समझ रहे थे, बात की बात है या पता नहीं, जो भी, लेकिन एक संगठित एवं एकबद्ध विचारधारा के अभाव के कारण से हमारा 1857 की क्रांति विफल हुआ। दूसरी बात यह थी कि हम निश्चित समय सीमा का हम प्रतीक्षा नहीं कर पाए। हुआ ये कि जैसे मंगल पांडे को पता लगा कि कारतूस में गाय की चर्बी बनाई गई है, उसके मान से बनाया गया है, एकदम से उग्रता आई और सिपाहियों के बीच में विद्रोह शुरू हुआ। कहीं कहीं जो देसी राजा का जो रुख था वो देशद्रोही था, यानी कि वो देश के अगेंस्ट में थे। जैसे मैं बात करूंगा अगर ग्वालियर रियासत की, या मैं बात करूंगा अगर पंजाब के तरफ के सिखों के, या कुछ और जो मराठा थे ऐसे लोगों के, तो कहीं कहीं वो राजा जो थे वो देश के पक्ष में नहीं थे, सांप्रदायिकता का खेल था। उस समय भी अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ाने का प्रयास किया, लेकिन बहुत अच्छी बात यह थी कि 1857 की क्रांति हिंदू और मुसलमान साथ मिलकर कर रहे थे। उस समय तक मुसलमान हिंदू और मुसलमान को तोड़ नहीं पाए। ये अलग बात है कि वो मराठाओं को तोड़ लिए, वो सिखों को तोड़ लिए, लेकिन वो हिंदू और मुसलमान को नहीं तोड़ पाए। बाद में जब अंग्रेजों को लगने लगा कि 1857 की क्रांति जैसे कोई और क्रांति ना हो, तो उन्होंने फिर बाद में 1885 में किसी किसी अंग्रेज की ही एक जो सिविल सर्विस सर्वेंट था, मिस्टर ह्यूम, उसने ही एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में कांग्रेस की स्थापना की। हालांकि बाद में उसी कांग्रेस ने 1947 में जाके आजादी प्राप्त की, लेकिन सिर्फ कांग्रेस ने नहीं की। भाई अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस ने तो कांग्रेस से अपने आप को अलग कर लिया था। अगर हम बात करें बिस्मिल साहब की, अगर हम बात करें अपने सरदार भगत सिंह की, अगर हम बात करें आजाद चंद्रशेखर, तो ये लोग कांग्रेस में शामिल नहीं थे। लेकिन आज भी लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ कांग्रेस की वजह से ही देश को आजादी मिली है। अब मैं तो ये कहूंगा कि देश को आजादी क्या, देश को थोपा गया है एक प्रकार से, क्योंकि अगर हम संविधान की भी बात करेंगे तो संविधान में क्या हुआ, जो 1950 में हमें जो संविधान मिला, उस संविधान में 1935 रेगुलेटिंग एक्ट ही तो सबसे ज्यादा है। और दूसरी बात अगर हम देखें तो अन्य 10 और देशों से संविधान हमें लिया गया है, और आज भी उसी संविधान के माध्यम से हम लोग चल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, ये संविधान के हिसाब से ही देश चलेगा। तो ठीक है, संविधान के हिसाब से देश चलेगा, लेकिन संविधान में एक आर्टिकल भी है जो 368 है, जो बताता है कि एक विंडो है जो खुला हुआ है और हमें समय के साथ बदलना चाहिए। चलिए ठीक, छोड़िए, ये तो बात की बात है। हम वापिस 1857 की क्रांति में आते हैं। तो कहीं कहीं सांप्रदायिकता का खेल उस समय भी खेला गया था, लेकिन हिंदू मुसलमान मिलकर के वो लड़ाई लड़ रहे थे। संपूर्ण देश में प्रसारित नहीं होने का भी एक कारण था, जिसके कारण से हम असफल हुए, क्योंकि कुछ एक जगह थी जहां मैंने जैसे बताया कि पूर्वी पंजाब और बिहार के कुछ क्षेत्र, मध्य भारत, रोहेलखंड और मेरठ, कानपुर, ऐसी जगह पे, हमारे छत्तीसगढ़ में भी था ये चीजें। सहायक साधनों का भी अभाव था। सहायक साधनों का अभाव कैसा था कि अंग्रेजों के पास अत्याधुनिक हथियार थे, लेकिन हमारे पास क्या था, हमारे पास वही ट्रेडिशनल जो परंपरागत जो हथियार थे, वही हथियार थे हमारे पास। और वो परंपरागत हथियार जो थे वो अत्याधुनिक हथियारों के सामने पौना पड़ रहे थे, इसलिए भी हमने वो क्रांति जीत नहीं पाई। दूसरा क्या था कि सैनिकों की संख्या में अंतर थी। वहां के जो सैनिक थे उनको सैलरी दी जाती थी, और हमें क्या मिल रहा था, हम सिर्फ खून बहा रहे थे।
हमारे लोग मारे जा रहे थे। तो कहीं न कहीं हमें उसके एवज में लोगों को ये पता था कि देश को आजादी मिलेगी, लेकिन पार्टिकुलर उसको इंडिविजुअली कोई बेनिफिट हो नहीं रहा था। इसलिए भी उनके मन में कहीं न कहीं एक सक्रियता का, या कहा जाए तो जो डेडिकेशन का वो जो भाव होता है, यानी कि जो समर्पण का भाव होता है, वो हमारे पास अभाव था उसका। एक और मैं बात करूं तो इस प्रकार की जो बात थी हिंदू मुस्लिम एकता, कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम एकता जो था वो फूट डालो और शासन करो की जो नीति थी, वो हिंदू मुसलमान दोनों को एक दूसरे के भावनाओं का आदर तो हम करते थे, लेकिन कहीं न कहीं हमारे मन में एक भाव भी आता था, क्योंकि वो ये बताते थे कि यही वो मुसलमान है जिसने पृथ्वीराज चौहान को हराया, यही वो मुसलमान है जो महाराणा प्रताप या शिवाजी, सम्राट शिवाजी की बात करें तो इन सब लोगों के पीछे ये जो मुसलमान थे वो लोगों को भड़काने का काम करते थे। विद्रोह की प्रकृति ऐसी थी कि विद्रोह की प्रकृति कैसी थी, तो एक साथ पूरे देश में विद्रोह करने का अगर हम सफल हो जाते तो शायद हम 1857 की क्रांति जीत पाते, लेकिन हुआ ये कि कहीं मार्च से शुरू होकर के कहीं मई में, कहीं जून में, कहीं अगस्त में, कहीं सितंबर में इस प्रकार का विद्रोह शुरू हुआ और हम एक साथ विद्रोह नहीं कर पाए। अगर हम एक साथ विद्रोह करते तो उसके पास जो 2.5 लाख सिपाही थे वो 2.5 लाख सिपाही जा कहां पाते, और मुंबई, मद्रास और जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी में जो रहते थे वो एक साथ बस्तर नहीं आ सकता, लेकिन बस्तर में भी विद्रोह हुआ था, रायपुर में भी विद्रोह हुआ था, है ना, भगवान बिरसा मुंडा के माध्यम से झारखंड में भी विद्रोह हुआ था। तो ऐसे विद्रोह जो था वो लगातार अलग अलग समय में होने के कारण से कहीं कहीं वो सिपाही हमको हरा पाए या हमको अंदर कर पाए, जेल में डाल पाए। साथ ही साथ उस समय क्या हुआ था कि यूरोप से और भी बहुत सारे सिपाही मंगवा लिए गए थे, तो उन सिपाहियों के कारण से भी हम अधिक सिपाही होने के कारण और हम अपने आपसी फूट, कहा जाए एक प्रकार से आपसी फूट के कारण से ही हम वो आंदोलन या वो क्रांति हम जीत नहीं पाए। उसी का कारण था कि हमें अंततोगत्वा क्या हुआ कि 1857 से आगे बढ़ा और फिर उन्होंने अलग अलग नीतियां बनाई, नीतियों के साथ साथ उन्होंने अलग अलग कानून बनाए, अलग अलग कानून उन्होंने हमारे ऊपर थोपते गए और फिर 1919 आया। 1919 का रोलेट एक्ट आपको पता ही है। फिर 1919 के रोलेट एक्ट के अगेंस्ट में जो मूवमेंट हो रहा था, उस अगेंस्ट में जो जलियांवाला बाग हुआ था, आप कल्पना कर सकते हो कि जनरल डायर ऐसा नृशंस हत्या कैसे कर सकता था। लेकिन कहीं न कहीं वो भारतीयों को कमजोर करने के लिए, नीतियों का वो क्या करते थे, आंदोलन की दमन करने के लिए, क्रांति के दमन करने के लिए वो इस प्रकार से उग्र होते थे और कहीं न कहीं एक दिन ऐसा हुआ कि हम उस क्रांति से निपटे और 1947 आया। 1947 में देश अंग्रेजों को छोड़ना पड़ा। लेकिन एक बात मैं और यहां पे कहूंगा जो हृदय विदारक बात है, वो कौन सी बात है, तो रेड क्लिफ रेखा। आपको पता ही है रेड क्लिफ रेखा कहां है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, लाहौर, कराची, बलूचिस्तान हमसे अलग हुआ, इस्लामाबाद हमसे अलग हुआ। आज लगातार कश्मीर के उस जगह पे हम उसी चीज को झेल रहे हैं जो हमें अंग्रेजों ने देके गया। बंधुओं, आज मैं कहूंगा कि अगर इस देश में अंग्रेज नहीं आए होते, अगर इस देश में ईसाइयत का इतना प्रभाव नहीं होता, तो शायद आज हमें जम्मू कश्मीर का ये जो समस्याएं जो बनी हुई हैं वो समस्या नहीं होती। चलो आज हमने धारा 370 हटा लिया, लेकिन पीओके आज भी समस्या बनी हुई है। लगातार जिसके फेवर में हमारा बीओके है, यानी कि चाइना, हम चाइना का लगातार समान उपयोग कर रहे हैं। आज हर जगह पे मोबाइल, घड़ी, जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेसरीज है, लगातार चाइना से आ रहा है और हमारा ही ज्यादातर जो पैसा है वो चाइना को जा रहा है। उसी पैसे को चाइना क्या करता है, पाकिस्तान को दे देता है। पाकिस्तान क्या करता है, हथियार खरीदता है। हथियार खरीद के क्या करता है, हमको बम बारूद गिराता है, हमें परेशान करता है। और हम क्या कर रहे हैं, उसी पाकिस्तान में उलझे हुए हैं। आज भी अगर हम कहें तो 75 साल होने वाला है और उस 75 साल के बाद भी हमारी स्थितियां ये है कि चाइना हमें आंखें दिखा रहा है,
पाकिस्तान जैसा टुचुटू टाइप का आदमी हमें परेशान करता है, उसकी क्या औकात। लेकिन कहीं कहीं ये सोचने की बात है कि हमें आपसी फूट मिला, फिर हिंदू मुस्लिम जैसे कई और सामाजिक और इस प्रकार की कई और आंदोलन हुए जिसमें नृशंस हत्याएं हुई, देश के सीमा खींच दी गई, देश के बीचों बीच एक लाइन खींच दिया गया, जहां पे अगर हम बात करें 15 अगस्त 1947 की, तो 15 अगस्त 1947 की रात को, यानी कि 14 और 15 के बीच की जो रात की जो बात मैं कहूं, उस रात को क्या हुआ था। 14 अगस्त जो पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है, 15 अगस्त भारत अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है, लेकिन 14 तारीख और 15 तारीख के बीच में जो रात्रि का जो हुआ था, उस दिन क्या हुआ था। तो उस दिन क्या हुआ था कि उस दिन लोग बेघर हुए थे, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बलात्कार हुआ था, लोगों के ऊपर डंडे लाठी तलवार चले थे, सीमाओं पे खून बहे थे। ये अपने ही लोग तो थे जो निर्दोष थे। कुछ ऐसे सत्ता लोलुप लोगों के कारण से, कुछ ऐसे सत्ता के दीवाने थे जो कुर्सी चाहते थे, ऐसे लोगों के कारण से 2 देश बटे, और 2 देश बनने के कारण से लाखों लोगों की नृशंस हत्या हुई, और उस सीमा पे रक्त रंजित लाल लकीर खींचा गया, शायद रेड, इसीलिए उस कहते हैं कि कोई रेड क्लिफ नाम का व्यक्ति आया था, लेकिन मुझे तो मैं ये कहूंगा कि रेड जो ब्लड था उसी के कारण से रेड हो गया वो। तो ऐसी और भी कई घटनाएं हैं जो हम विचारणीय हैं एक प्रकार से। और फिर से आज हम 15 अगस्त मनाने वाले हैं। उस 15 अगस्त को क्या होगा, फिर से हम भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलेंगे, लेकिन उसी भारत माता को आहत करने वाले चाइना का सामान भी हम यूज करेंगे। तो ठीक है मित्रों, आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।